हेलो स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड में हमारा लास्ट टॉपिक है नेक्स्ट ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस सिस्टम को अप्लाई किया था इंडिया में, उसमें मैंने बताए थे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, आर्मी सिस्टम, इनको रखा गया था। अब ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल था, क्या हमें इसका फ़ायदा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि इंडिया में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने कि इंडिया में इस सिस्टम को अप्लाई किया था। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन थी इंडिया में, हमें उस एजुकेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस भी कराया था। अब इस सिस्टम में क्या था, उन्होंने इस सिस्टम के थ्रू जितने भी प्राइवेट ट्रेड थे, स्टॉप प्राइवेट ट्रेड्स, सभी प्राइवेट ट्रेड्स को बंद कर दिया था उन्होंने। दूसरी चीज़, उन्होंने जितने भी करप्ट ऑफिसर थे, गलत ऑफिसर थे, उन सबको रिप्लेस करके उनकी जगह वेल एजुकेटेड लॉयल सिविल सर्वेंट्स जो थे वो अपॉइंट किए थे। अब उसमें होता क्या था, आप जानते हैं कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। अब ये जितने भी ऑफिसर्स थे जो कि दो लैंग्वेज जानते थे, एक तो इंग्लिश और दूसरा की वहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो वो लोग कई बार ऐसे होता था कि अपने फ़ायदे के लिए कहा कुछ और जाता था और वो उसको कुछ और ट्रांसलेट करके बता देते थे, और कई बार बीच में पैसा भी खाते थे वो लोग काफ़ी। तो उन्होंने उन सभी जितने भी करप्ट ऑफिसर थे उन सबको हटाकर उनकी जगह एजुकेटेड सिविल सर्वेंट्स रख लिए थे, अपॉइंट्स कर लिए थे। अब इसके लिए उन्होंने 18 में फोर्ट विलियम कॉलेज इंडिया में इस्टेब्लिश किया, जो कि सिविल सर्वेंट्स जो थे उनको ट्रेन करने के लिए लोकल लैंग्वेज में और उनके रीति रिवाज के अनुसार, उनके अनुसार ही उसको सिखाने वाले। ये कॉलेज जो था फोर्ट विलियम कॉलेज, इस तरह का था जैसे कि इंग्लैंड में हैलीबरी कॉलेज है, उसी के कैटेगरी का कॉलेज था ये, काफ़ी बड़ा कॉलेज। अब आप जानते हैं कि ये है क्या, 1853 में जो था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबसे पहले यहाँ पास किया था सिविल सर्विसेज के लिए, रखा गया 1853 में। 1853 में सबसे पहले से आप जानते हैं आईएएस, उस समय आईएएस पीसीएस आज भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया में, कि जो कहते हैं ना क्रीमी लेयर, जो मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। एक उनका ड्रीम होता है स्टार्टिंग से ही, जैसे आप लोग हैं स्टूडेंट, अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही, कि हम आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बने। तो जो आईएएस ऑफिसर का था, द आईएएस एक्ट ऑफ 1861 इस्टेब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस। इस एक्ट के थ्रू जो था, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के थ्रू उन्होंने आईएएस एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट कराने स्टार्ट किए। और आपको बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया की, जो बंगाल से रिलेटेड है। तो इनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में जो था ये आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और ये फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिन्होंने कि इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इंट्रोड्यूस कराया, हायर एजुकेशन सिस्टम से हमें इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि पहले कभी नालंदा, तक्षशिला, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इससे पहले भी आपने पढ़े होंगे, ये एक बहुत बड़ी ब्रॉड यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इंडिया में। फॉरेनर्स यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ का लेवल जो था बहुत हाई क्लास था। लेकिन बाद में कुछ अटैकर्स आए मिडिल पीरियड में, दिल्ली को भी उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल रखा काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने ओवररूल किया इंडिया पे। उन्होंने क्या काम किया कि सबसे पहले यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने टोटली यहाँ के लोगों को इलिटरेट बनाया। सबसे पहले उन्हें क्या था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलिटरेट होंगे तो ये हमारे अंडर कंट्रोल रहेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका उल्टा किया। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने यहाँ
प्राइमरी लेवल पर स्कूल खोले। पहले यहाँ पाठशाला, मदरसा, मकतब यही हुआ करते थे इंडिया में। यहाँ भी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं था। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम का मतलब कि जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स स्कूल में, और आप लोगों को प्रमोट करके अगली क्लास में आ जाते हैं, आप वेरियस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं था उस समय पे। तो उस सिस्टम को इन्होंने ख़त्म करके उसकी जगह प्राइमरी स्कूल सेटअप किए ब्रिटिशर्स ने। यहाँ इंटर कॉलेज सेटअप किए। गर्ल्स एजुकेशन को इन्होंने कंटिन्यू किया इंडिया में आकर। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन इम्पोर्टेंस लोगों को बताना स्टार्ट किया। और जैसे कि आप इसमें पढ़ ही रहे हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने IAS एग्ज़ाम, एक बहुत बड़ा कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था, इन्होंने बनाया। और जो कि ये सोचिए कि ब्रिटेन के जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज था हैलीबरी, उस स्टेटस का बनाया यहाँ पर, ताकि इंडियन पर्सन भी हायर एजुकेशन गेन कर सके। तो ये डिफरेंट था इस्लामिक रूलर्स में और ब्रिटिशर्स में, कि वो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहते थे। हालांकि इसमें उन्हीं का फ़ायदा था कि ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे तो उनकी सर्विस ज़्यादा करेंगे, लेकिन इसका लास्ट में ओवरऑल बेनिफिट हम लोगों को मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं हम उनके सेकंड सिस्टम की, जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लॉ। जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था वो क्या था कि जैसे जो मुस्लिम थे उनके लिए अलग से इस्लामिक रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग ही उनके डिसीजन लिए जाते थे। इन केस ऑफ हिंदूज़, अब हिंदूज़ में क्या था कि जो शास्त्र हैं हमारे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो कहा गया उसको मान लिया गया। मुस्लिम्स जो थे शरीयत कानून को मानते थे, तो शरीयत कानून को अप्लाई करते थे वो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम सबके लिए यहाँ रिलीजियस वाइज जो थे डिसीजन लिए जाते थे। यानी क्राइम एक है पर्सन का, मिस्टेक एक है, लेकिन दोनों का डिसीजन अलग अलग होगा दोनों धर्म के अनुसार। वॉज द बेसिक ऑफ जस्टिस, यहाँ यही बेस था न्याय का। वारेन हास्टिंग एंड कॉर्नवालिस टुक स्टेप्स टू सेट अप अ न्यू जुडिशियल स्ट्रक्चर। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने और कॉर्नवालिस ने यहाँ पर एक नया जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया इंडिया में। अब वो नया जुडिशियल सिस्टम क्या था कि उन्होंने जो इंडियन कोर्ट थी ये 1772 में, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होने लगी थी। ये मैंने आपको बताया होगा शायद कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब अप्लाई हुआ, जब यहाँ IAS ऑफिसर बन के तैयार होने लगे इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया जो उनकी प्रेसिडेंसी थी उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना शुरू किया। प्रेजेंट सिस्टम भी हमारा यही है कि डिस्ट्रिक्ट में, अब डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, कलेक्टर होता है, DM जिसे हम बोलते हैं। तो उस समय कलेक्टर का काम क्या था, कलेक्ट द रेवेन्यू कलेक्ट करना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट होता था। मजिस्ट्रेट का वर्क क्या होता था उस समय, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड अ जज टू एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस, और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के लिए एक जज हुआ करता था। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अप्लाई किया। अब जो डिस्ट्रिक्ट थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाई उन्होंने, एक सिविल कोर्ट, दूसरी क्रिमिनल कोर्ट। यानी एक सिविल डिसीजन को देखने के लिए, दूसरी जितने भी क्राइम वाले केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, उनको देखने के लिए। इन हैंड ऑफ द काजी एंड मुफ्ती हु वर्कड अंडर द कलेक्टर्स। अब जो काजी और मुफ्ती हुआ करते थे वो कलेक्टर के अंडर कंट्रोल वर्क करने लगे। अब इसके बाद आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि स्टार्ट हुआ था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, ये मैंने बताया था पहले भी आपको 1773 में। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1773 को। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन कैलकाटा। अब कैलकाटा में जो इनकी प्रेसिडेंसी थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुई इन्होंने। जैसे कि अब हमारी सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में है, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी हमारी कैलकाटा में। और जो उसका हेड होते थे चीफ जस्टिस। बाय द एक्ट ऑफ
1781 में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट के जो हेड था उसको चीफ जस्टिस को बनाया गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द इंग्लिश लॉ वुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ओनली इन द केसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सिटीजन। अब देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वो अपने ब्रिटिशर्स के लिए फेवर लेते। पहला क्या था कि यहाँ पर जो था जितने भी जैसे मैंने आपको बताया रिलीजियस वाइज डिसीजन हुआ करते थे, तो हर एक कोई कहीं ना कहीं अपने अपने उसमें बाइस जरूर होता है। एक इंट्रोड्यूस हुआ कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड हमारा हुआ था ये 1793 को, जो बहुत फेमस था। अब इस कोड में क्या था, गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द न्यू जुडिशल सर्विस। अब जो जुडिशल सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुई थी तो उनके ऑफिसर्स को गाइडलाइन देने के लिए, गाइड करने के लिए ही कॉर्नवालिस कोड अप्लाई किया गया था कि उनको क्या वर्क करना है। अब ये था सारा सिस्टम नया नया था, किसी को पता नहीं था, तो धीरे धीरे वो सिस्टम को मेंटेन करते रहे और उसके लिए अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो नए एक्ट भी बनाते रहे। अब इसी सीरीज में हमारा 1833 को ग्रांटेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, एक कोर्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें कि हमारी हाई कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई और मद्रास और बॉम्बे में, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, तो तीनों में ही उन्होंने अलग अलग हाई कोर्ट बना दी थी। अब ये ध्यान से सुनिए, देखिए हाई कोर्ट कहाँ कहाँ थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, कलकत्ता में। अभी भी हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम है, अप्लाई हो रहा है प्रेजेंट टाइम में भी, कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे कंट्री का एक ही होता है। तो ये सिस्टम हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया है, अपना जुडिशियल सिस्टम। इट्स क्लियर। इसके बाद में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनते रहे, चेंज होते रहे ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो उनका नया फॉर्मूला था, इसमें वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच द कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो कॉलोनियल रूल ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बना दिया उन्होंने, यानी कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी के अंडर कंट्रोल वर्क नहीं करती, अपने आप में एक फ्री सिस्टम है, जो कि हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं ना। मैं आपको प्रेजेंट से ये बार बार कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब सिविक्स पढ़ें तो वहाँ आपको इन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम ना हो, ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहे। अब लास्ट में आता है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में द आर्मी। आर्मी तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप भी जानते हैं, बच्चे हैं आप लोग इस चीज़ को लेकर कि किसी भी कंट्री के लिए आर्मी कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके लिए। तो द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी कंसिस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर और सिपाही। अब क्या चेंज हुआ उसमें कि जो आर्मी थी उसमें ज़्यादातर सोल्जर्स, जिन्हें हम सिपाही बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, तो वो इन्होंने इंडियन पर्सन को, जब तक इंडियन पर्सन स्कूल कॉलेजेस सेटअप हो चुके थे तो इंडियन पर्सन जो एजुकेटेड थे उन लोगों को उन्होंने आर्मी में एज ए सोल्जर और सिपाही लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो ऑफिसर थे वो ब्रिटेन से ही आते थे, यानी कि जो उनको कमांड देने वाले थे उन्होंने कमांड अपने हाथ में रखी। ये देखिए आप, इंडियन पर्सन का यूज़ किया, उन्हें जॉब दी, उन्हें एजुकेटेड बनाया, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखी उन्होंने लास्ट तक। तो इसमें जो उनके ऑफिसर्स होते थे, हेड होते थे, वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। जो हाईएस्ट पोस्ट थी जिस पर इंडियन पर्सन जा सकते थे वो थी हमारी सोल्जर की सूबेदार। बस सूबेदार की पोस्ट सबसे बड़ी थी इंडियन पर्सन के लिए, इससे ऊपर चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड पर्सन हो आर्मी में नहीं जा सकता था, क्योंकि आप जानते हैं आर्मी ही मेन कंट्रोल होता था उस समय, और आज भी यही है, प्रेजेंट टाइम में भी हम इसी चीज़ को मानते हैं। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश डेवलप्ड अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यानी कि 19th century की स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने एक मिलिट्री सिस्टम अप्लाई कर दिया था पूरे इंडिया में, जो कि प्रेजेंट टाइम में आज भी अप्लाई होता है हमारा। ऑल सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग।
अब ये था कि जब हम उनके अंडर कंट्रोल थे तो ट्रेनिंग भी ऑब्वियसली यूरोपियन स्टाइल में ही हुई, कि जो सोल्जर्स थे यूरोपियन स्टाइल में ही उनकी ट्रेनिंग हुई, उसी कस्टम्स को, उसी ट्रेडिशन को वो लोग फॉलो करते थे। अच्छा, इसमें हमारी कास्ट और कम्युनिटी, इसमें ये चेंज आया कि जो उससे पहले हमारा डिवाइड हो चुका था इंडिया कम्युनिटी और कास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं हमारा रिलीज़ होता हुआ दिखाई दिया। ये आपका सेकंड चैप्टर क्लियर हो गया जिसमें कि हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम और आर्मी सिस्टम को पढ़ा। इट्स क्लियर।